मुल्क की आबादी 1.5 अरब के करीब पहुंच गई हो, जिस देश में जनसंख्या वृद्धि को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हो, जिस देश में बढ़ती आबादी को लेकर सब लोग परेशान हों, बढ़ती आबादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हों, वहां एक अचानक से खबर आती है कि उस देश की आबादी कम होती जा रही है। भारत के फर्टिलिटी रेट को लेकर कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर पे जो एक्स सब हो गया है उसके ऊपर एक पोस्ट डाला कि भारत की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। उसके बाद से न्यूज़पेपर अखबार में बहुत सारे लेख आए और भारत की आबादी को लेकर तरह तरह के आंकड़े और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एलन मस्क की ट्वीट में जिनमें उन्होंने भारत की फर्टिलिटी रेट को नीचे आने की बात कही है और उसको इनफैक्ट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आने की बात कही है, वो वाकई में एक चर्चा का विषय बन गया है। हम जानते हैं कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, फर्टिलिटी रेट के बढ़ने और घटने के क्या कारण हैं, फर्टिलिटी रेट के बढ़ने और घटने का किसी भी देश किसी भी समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है और इसके आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट वह रेट है जो यह बताता है कि एक महिला अपने तमाम उम्र में कितने बच्चों को जन्म देती है। रिप्लेसमेंट लेवल वह लेवल है जो किसी भी मुल्क में किसी भी समाज में आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी है। फर्टिलिटी रेट बच्चों के जन्म लेने के दर को कहते हैं और रिप्लेसमेंट लेवल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चाइल्ड जो कि किसी भी आबादी को स्थिरता दे उसको कहते हैं। एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 2.1 बच्चे को अगर जन्म देती है तो माना जाता है कि उस मुल्क और उस समाज की आबादी स्थिर रहेगी। 2.1 से हमारा ये मतलब है कि एक कपल 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म देते हैं तो 2 लोगों की तुलना में 2 नए बच्चों के आ जाने से उस मुल्क उस समाज की आबादी स्थिर मानी जाती है। भारत के संदर्भ में जो चिंता की बात है, जो चर्चा की बात है, वो ये है कि पिछले 10 साल में भारत की फर्टिलिटी रेट 2.3 से घटकर 1.9 पे आ गई है। यानी एक महिला जो पहले 2.3 बच्चे को जन्म दे रही है, पिछले 10 सालों में घटकर 1.9 बच्चों पे आ गया है, जो कि फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है। दिल्ली में तो यह बात और भी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि दिल्ली का फर्टिलिटी रेट 1.2 हो गया है, जो फिनलैंड के फर्टिलिटी रेट से भी कम है। यानी कि एक कपल दिल्ली में 1.2 बच्चे को जन्म दे रहे हैं, यानी कि 2 लोग मिलकर एक नए बच्चे को जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आबादी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गई है। जब हम इसको वैश्विक स्तर पर समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि 2023 में लगभग 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग विश्व की 67% आबादी 2/3 जो विश्व का पॉपुलेशन है वो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ गया है। यानी 67% विश्व की जनसंख्या अब अपना रिप्लेसमेंट लेवल भी अचीव नहीं कर पा रही है। 1960 में यह औसत, वैश्विक औसत 5.3 था, यानी 2 कपल मिलके लगभग 5 या उससे अधिक बच्चे पैदा कर रहे थे 1960 में, जो 2024 में घटकर 2.2 से भी नीचे आ गया है। यानी 5.3 से फर्टिलिटी रेट घटकर 2.2 से नीचे आ गया। भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो 1960 में भारत में फर्टिलिटी रेट लगभग 6 के करीब था, यानी एक कपल 6 बच्चे पैदा कर रहे थे। 2024 में ये फर्टिलिटी रेट 2 पे आ गया, यानी एक कपल 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो लगभग फर्टिलिटी रेट के आसपास है। भारत में यह जो डिक्लाइन हुआ है वो कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान से तेजी से हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान था कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2030-2035 के दशक में आकर 2.1 से नीचे जाएगी, लेकिन भारत में यह फर्टिलिटी रेट 2020 के दशक में लगभग 10 से 15 साल पहले फर्टिलिटी रेट ने रिप्लेसमेंट लेवल को नीचे पार कर लिया है। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि आखिर क्या रीजन था कि ये फर्टिलिटी रेट जो 2.3, 2.5 और 1960 में लगभग 6 के करीब था वो घटकर अब 1.9 पे आ गया है। कुछ कारण है इसके, एक एक करके हम कारणों पे आते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहता है कि कभी भी कोई मुल्क, कोई समाज गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ता है, कम विकास से समृद्धि की तरफ बढ़ता है, तो उस मुल्क में जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होते हैं। जैसे ही देश गरीबी से ऊपर की तरफ उठता है तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है, उसके साथ साथ शिक्षा का विकास होता है, और इन दोनों के विकास से शिक्षा के कारण जागरूकता आती है और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण शिशु मृत्यु दर और अधिक उम्र में होने वाले मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। तो एक तरफ कम बच्चे पैदा होते हैं और दूसरी तरफ मृत्यु के ऊपर भी नियंत्रण हो जाता है। दोनों मिलाकर न्यूट्रल स्थिति बनी रहती है, यानी कम बच्चे पैदा होते हैं और कम लोग मरते हैं, आबादी ओवरऑल
ठीक ठीक रहती है, बैलेंस में रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ और कारण भी हैं, दुनिया के संदर्भ में भी इनफैक्ट कुछ और कारण भी हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी उन कारणों को एक्सप्लेन करने में असफल रहता है। हम और कारणों को लेते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन का, वो है शहरीकरण, रैपिड अर्बनाइजेशन। तेजी से शहरों के बढ़ने के कारण लिविंग कॉस्ट बढ़ता है। शहरों के अंदर जो जीवन की क्वालिटी है वो उच्च होने के कारण लिविंग कॉस्ट बढ़ता है। लिविंग कॉस्ट के बढ़ने के साथ साथ वीमेन एजुकेशन लेवल भी बढ़ता है। जब महिलाओं के शिक्षा का स्तर बढ़ता है, महिलाओं की वर्क फोर्स में भूमिका बढ़ती है, महिलाएं काम करने अधिक निकलती हैं, और जब वो काम करने अधिक निकलती हैं, उनके अंदर शिक्षा आती है, उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आती है, तो वो रिप्रोडक्टिव डिसीजन लेती हैं। जो बच्चे पैदा कब करना है, कितने करना है, उनमें महिलाओं का से होता है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, पुरुषों की मनमानी अधिक चलती थी। तो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव डिसीजन में डिसीजन लेने के कारण भी फर्टिलिटी रेट के ऊपर असर पड़ा है। इसको तुलना आप कीजिए अफ्रीका के सहारा, सब सहारा मरुस्थल के आसपास के देशों से, उनके से तुलना करेंगे तो वहाँ अभी भी शहरीकरण कम है, शिक्षा का अभाव कम है, जागरूकता कम है, वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, इसलिए वहाँ अभी भी फर्टिलिटी रेट 4 और 5 के आसपास बना हुआ है। तीसरा जो कारण है वो है गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। हमारे देश में बहुत एग्रेसिवली जनसंख्या नियंत्रण के अभियान चलाए गए। हम दो हमारे दो किनारे आप हर जगह लिखे हुए देखे होंगे, दीवारों पे, पुस्तकों पे, कार्टून्स में। उसका असर हुआ कि कम पढ़ा लिखा समाज भी ये 2 लाइन के नारे को बहुत तेजी से कैच करता है, और हम दो हमारे 2 नारों का असर हमारे देश में तेजी से हुआ है। चौथा जो काम हुआ है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। डेवलपमेंट अपने आप में जनसंख्या नियंत्रण का बेस्ट हथियार है। जैसे जैसे विकास होता है, लोगों को रियलाइज होने लगता है कि उनको और अधिक बच्चों की जरूरत नहीं है, और इसके कारण जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। एक ऑस्ट्रेलियन डेमोग्राफर है पीटर मैकडोनाल्ड। पीटर मैकडोनाल्ड कहते हैं कि 1950 के बाद दुनिया भर के देशों में 2 तरीके की चीज़ें बहुत तेज़ी से देखी गई है, बहुत तेज़ी से उनका देखा गया है। पहला कारण तो ये है कि 1950 के बाद जो देशों ने स्वतंत्रता पाई और जो देशों ने इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया, उस मॉडल में सोशल लिबरलिज्म था, सामाजिक उदारीकरण था। सामाजिक रूप से लोगों को नियंत्रण कम किया गया, उनके ऊपर सामाजिक नियंत्रण कम हुआ और व्यक्तिगत चॉइस अधिक बढ़ी। समाज उदार अधिक हुआ और व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। अब लोग बच्चे करे या ना करे, ये किसी के पेरेंट्स, किसी की सोसाइटी का दबाव न होकर व्यक्तिगत चॉइस की बात बन गई। लोगों की व्यक्तिगत इच्छा और महत्वाकांक्षा 1950 के बाद ज़्यादा महत्व पाती है। एक फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर कहते हैं पीटर मैकडोनाल्ड साहब कि लोगों के अंदर यह चीज, लोगों के मन में यह बात दिखने लगी सामने कि जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है वो सिकुड़ रहा है, और बाजारी के स्टेट यानी कैपिटलिस्ट कंट्री का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य ने धीरे धीरे वेलफेयर के अप्रोच कम कर दिए। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर सरकारों का खर्च कम हुआ और ये सारा कुछ निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया। इन सब के कारण लोगों के मन में भावना बढ़ी कि अगर उनके बच्चे होंगे तो राज्य उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो जिम्मेदारी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत होगी, और इस जिम्मेदारी के कारण लोग बच्चे कम करने की तरफ बढ़ने लगे। राइजिंग नंबर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल भी इसके एक कारण है कि लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शादियों में देरी हो रही, लोग देरी से शादी करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, स्मार्टफोन बढ़े, सोशल मीडिया बढ़े, जिसके कारण इन पर्सन इंटरेक्शन भी कम हुआ है। पिछले 20 सालों में इन पर्सन इंटरेक्शन धीरे धीरे बहुत कम हुआ है। जेंडर लेवल पे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और क्लाइमेट चेंज का असर तो लोगों के ऊपर है ही। शहरों के अंदर जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिसके कारण लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी लेकिन खर्चे बढ़े हैं, जिसके कारण बच्चों के बड़ा करने में जो खर्चे आ रहे हैं, लोग उन खर्चों से बचना चाह रहे हैं। एजुकेशन कॉस्टली हो गया, हेल्थ कॉस्टली हो गया, अन्य सुविधाएं महंगी हो गई। कि एक प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2-2, 3-3 लाख रुपए सालाना खर्च है, फीस है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, उसके लायक नहीं बचे हैं, तो इस कारण लोग कम बच्चे कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है तेजी से। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने के कारण फैमिली के अंदर सपोर्ट सिस्टम कम हो गया। पहले पेरेंट्स होते थे तो बच्चों के पालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती थी, वो पाल देते थे, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के कारण सपोर्ट सिस्टम नहीं है और लोग इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वर्क प्रेशर है, जिसके कारण लोगों के पास फैमिली टाइम नहीं है। लोग काम में इतने बिजी हैं कि उनके हेल्थ के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके वैल्यू सिस्टम के ऊपर बहुत तेजी से असर पड़ रहा है। एक और कारण जो बहुत बड़ा मैं मानता हूं, जिम्मेदारी लेने की भावना का अभाव। लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं हम जितना है हम उतनी ही लाइफ जिए और अपनी लाइफ जिए। हम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको कौन पढ़ाएगा, और लोगों के मन में एक तरीके की भावना आ गई है कि बच्चे होना उनके लिए बंधन जैसा है, इसलिए भी लोग बच्चे करने से बच रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण है, शादी संस्था के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। लोग शादी को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं। जिस तेजी से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अगर उनके जीवन में आगे चल के कोई अनफॉर्चुनेट डिसीजन होता है तो इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो शादी
बुनियादी संस्था की स्टेबिलिटी के लेकर जो सवाल है वो भी हमारे यहाँ कम बच्चे को पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ये जो कम बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका क्या असर है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो लो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसका असर दुनिया में अब दिखना शुरू हो गया है। साउथ कोरिया में एक बच्चा, जो नया बच्चा जन्म ले रहा है, उसके घर में ऑलरेडी 55 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। यानी एक नए जन्म लेते बच्चे पे 3.5 लोगों को पालने की जिम्मेदारी आने वाली है। यंग पॉपुलेशन कम होगा, वृद्ध लोग ज़्यादा होंगे। तो उन वृद्ध लोगों के केयर के लिए यंग लोगों पे टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। पेंशन इकोनॉमी बनेगी, पेंशन इकोनॉमी का विकास होगा। वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य पे, देखभाल पे खर्च यंग लोगों को उठाना पड़ेगा। एक बड़ा प्रॉब्लम ये होने जाने वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा का विकास हो रहा है, और फैमिली में कम यंग लोग होंगे और वृद्ध लोग ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि लेबर मार्केट पे दबाव बढ़ेगा, वर्क फोर्स पे दबाव बढ़ेगा, काम करने वाले लोग कम होंगे और उस काम पे डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होंगे। तो इससे लेबर मार्केट पे विकास होगा। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि छोटा परिवार होगा। छोटा परिवार के कारण केयर करने का खर्च कम होगा, केयर पे होने वाला देखभाल कम होगा। सरकारें शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ा पाएंगी, इंडिविजुअल भी शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ा पाएंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। सरकार भी बुनियादी सुविधाएं आसानी से दे पाएंगी और इसके कारण सरकारों के ऊपर भी कम बर्डन होगा। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें रिप्लेसमेंट लेवल पे आबादी चाहिए, यानी एक महिला 2 या 2 से 1 अधिक बच्चे पैदा करे, ये समाज के स्थायित्व के लिए जरूरी है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का रास्ता क्या है? सरकार को फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें लोगों को ये न लगे कि बच्चा सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। सरकार को भी कलेक्टिव जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। दोबारा से हमें वेलफेयर स्टेट की वापसी करनी पड़ेगी। हमें दोबारा से शिक्षा, स्वास्थ्य को चर्चा का, पॉलिसी मेकिंग का विषय बनाना होगा, राजनीति के केंद्र में लाना होगा। पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव की भावना ना रहे कि वो बच्चा करेंगे तो उन पे अधिक खर्च आएगा। इसके लिए सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन के ऊपर सरकारों को खर्च बढ़ाना पड़ेगा, और जिसके कारण पेरेंट्स को लगे कि आउट ऑफ द पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। चिल्ड्रन के बर्थ पे इंसेंटिव देना होगा, लोगों को प्रमोट करना होगा। अब वो समय नहीं है कि हम दो हमारे दो के नारे से काम चला लेंगे। अब हमें इंसेंटिव देना होगा। फैमिली प्लानिंग करके, फैमिली कंट्रोल करके हमने कम बच्चों का टारगेट तो बहुत जल्दी पूरा कर लिया, लेकिन जो लोगों के माइंडसेट में बात बैठ गई है कि बच्चे को केयर करना, बच्चे को पालना, शादी को निभाना, परिवार को चलाना एक जिम्मेदारी का काम है, इस भावना को दूर करने के लिए स्टेट को अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें मैरिज का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। शादियों के तेजी से टूट जाने, शादियों के न टिक पाने, इस चीज़ के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। हमें वर्क प्लेस को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना होगा, पैटर्निटी मैटर्निटी के बेनिफिट्स को बढ़ाना होगा, सरकार को इंसेंटिव देने पड़ेंगे, लीव की डेज बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार को मॉनेटरी बेनिफिट देना होगा। ये सब काम करके ऐसा ना हो कि हम देर हो जाएं और हमारे यहाँ वृद्धों की आबादी ज़्यादा हो जाए और बच्चे कम हो जाए। इस पर हमें काम करना होगा। हालांकि एक चीज़ और भी है, अभी हमारे देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर की फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ की आबादी अभी भी 2.1 से ऊपर चल रही है। अचानक से भारत की आबादी तुरंत घटेगी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमारे पास डेमोग्राफिक मोमेंटम है। जो पुराना मोमेंटम चला आ रहा है वो अभी हमारे पास है। लेकिन इससे पहले कि हम कोरिया की तरह हो जाए, इससे पहले कि हम जापान की तरह हो जाए, इससे पहले कि हम फिनलैंड की तरह हो जाए, हमें अपने को फैमिली प्लानिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा। नमस्कार।